नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं राकेश कपूरिया आप सबका स्वागत करता हूं कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज के इस वीडियो चैनल पर। आज हम बात करेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। इससे पहले हम भारत की भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में 4 महत्वपूर्ण क्रम की चट्टानें देख चुके हैं, जिनमें पहली थी आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरे नंबर पर थी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तीसरे नंबर पर थी कुडप्पा क्रम की चट्टानें और चौथे नंबर पर थी विंध्यन क्रम की चट्टानें। आज हम बात करेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में। गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत के प्रमुख रूप से नदी घाटियों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? नदी घाटियों में इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार भारत में प्रमुख रूप से 3 नदी घाटियां महत्वपूर्ण हैं, जहां पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें पहली है दामोदर नदी घाटी, दूसरी है महानदी घाटी और तीसरी गोदावरी नदी घाटी। ये तीनों नदी घाटियां आपको याद रखनी है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत में किन नदी घाटियों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो पहला है दामोदर नदी घाटी, दूसरी है महानदी घाटी और तीसरी है गोदावरी घाटी। भारत का 98% इस क्रम की चट्टानों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर भारत का 98% कोयला, भारत का 98% कोयला जो मिलता है भारत में, वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इसका अर्थ है भारत में कोयला दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी घाटी में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि गोंडवाना क्रम की चट्टानें भी इन्हीं घाटियों में पाई जाती हैं। तो ये चीज़ एक बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत का 98% जो कोयला है वह गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में सिंगरेली, आंध्र प्रदेश का सिंगरेनी कोयला क्षेत्र गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। गोदावरी नदी घाटी पश्चिमी घाट से निकलती है और पूर्वी घाट होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आंध्र प्रदेश में एक स्थान है सिंगरेनी, ये अपना कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा तलचर, उड़ीसा का तलचर कोयला क्षेत्र यह महानदी घाटी क्षेत्र में है। उड़ीसा में झरिया कोयला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में है। भारत में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। कोयले की 4 प्रकार होते हैं: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इसमें से भारत में जो कोयला पाया जाता है वो मुख्य रूप से बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है, या गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है वह बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है। यह द्वितीय श्रेणी का कोयला होता है, सेकंड श्रेणी का कोयला होता है। पहली श्रेणी कोयला होता है एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट है दक्कन ट्रेप। महाराष्ट्र, उसके आसपास गुजरात, मध्य प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान का कुछ भाग और तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक वाला जो भाग है उसको दक्कन पठार के नाम से जाना जाता है। इसी को दक्कन ट्रेप भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत और अफ्रीका महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे। गोंडवाना लैंड क्या है? पेंजिया, जो सबसे प्राचीनतम महाद्वीप था, उसका जब विभाजन होता है तो उसका जो दक्षिणी भाग है वह गोंडवाना लैंड कहलाता है और उसी के पार्ट है प्रायद्वीपीय भारत और अफ्रीका महाद्वीप। भारत अफ्रीका से अलग होकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हो रहा है। प्रायद्वीपीय भारत का अफ्रीकी महाद्वीप से टूटकर अलग होने के क्रम में भारत के पश्चिमी तट पर लावा की दरार का उत्पन्न हुआ और दरारों से तप्त लावा निकलकर चारों ओर फैल गया। हुआ क्या था कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है और जो अफ्रीकन महाद्वीप वाला जो पार्ट है, भारत यहाँ एक मेडागास्कर द्वीप था। इस मेडागास्कर द्वीप के साथ साथ भारत यहाँ लगा हुआ था। इस वाले पार्ट में भारत का अफ्रीका से विलय होता है और भारत की दिशा जो थी वो इस प्रकार से उत्तर पूर्व की ओर है। यहीं पर एक द्वीप है रीयूनियन द्वीप। इस रीयूनियन द्वीप जो है वह एक हॉट स्पॉट है, ज्वालामुखी का हॉट स्पॉट है, जहां हर समय लावा निकलता रहता है। जब भारतीय प्रायद्वीप जो है इस हॉट स्पॉट के ऊपर आया तो उस समय लावा का उद्भेदन हुआ और भारत का ये जो पूरा क्षेत्र है,
प्रायद्वीपीय क्षेत्र का ये वाला जो पूरा पार्ट है वह वहाँ पर लावा फैल गया और इस प्रकार से यहाँ पर ये लावा ठंडा होकर के जम गया और एक पठार का निर्माण हुआ जिसको हम दक्कन का पठार कहते हैं। लावा के जमाव से जो चट्टानें बनी वो बेसाल्टिक चट्टानें थी। तो जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, दक्कन जो ट्रेप वाला जो क्षेत्र है वह मुख्यतः बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ है। दक्कन ट्रेप का मुख्य भाग महाराष्ट्र राज्य में है। लगभग 70 से 80% हिस्सा जो है दक्कन ट्रेप का वो महाराष्ट्र में आता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान का कुछ हिस्सा जिसको हम दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के नाम से जानते हैं वह भी दक्कन ट्रेप का ही एक हिस्सा है। इसके अतिरिक्त उत्तरी कर्नाटक वाला जो हिस्सा है वह भी दक्कन ट्रेप का ही भाग है। बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण लावा के जमाव से होता है, अतः जब इन चट्टानों का अपक्षय होता है तो इससे जो मृदा बनती है उसको काली मृदा कहते हैं। यानी कि बेसाल्टिक चट्टानों का एक समय बाद अपक्षय हुआ, अपक्षय के बाद में मृदा का निर्माण हुआ और वह मृदा कैसी बनी? काली मृदा बनी। काली मृदा कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। काली जो मृदा है वह कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कपास की खेती जो है इस मिट्टी में बहुत अच्छे से होती है। तो आप देखेंगे कि जो कॉटन एग्रीकल्चर होता है वो मुख्य रूप से दक्कन ट्रेप वाले एरिया में होता है जहाँ पर काली मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है। काली मिट्टी का निर्माण लावा चट्टानों से होता है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और लावा मिट्टी भी कहा जाता है। लावा मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि लावे की चट्टानें हैं। ठीक है, ज्वालामुखी से जो लावा निकला और उसके ठंडा होने से चट्टानें बनी वो लावा चट्टानें हैं और उसी के अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी कहा जाता है। तो काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय से। ठीक है, उसको काली मिट्टी भी कहते हैं, उसको लावा मिट्टी भी कहा जाता है और उसको रेगूर मृदा भी कहा जाता है। ये तीनों नाम आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं टर्शरी काल की चट्टानों का। ये लगभग नवीनतम प्रकार की चट्टानें हैं। टर्शरी काल की चट्टानें जो हैं ये टर्शरी कल्प 4 भागों में बटा हुआ है। पूरा जो टर्शियरी कल्प है वह 4 भागों में बटा हुआ है। इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। यानी कि इयोसीन से लेकर के और प्लायोसीन तक का जो काल है उसको टर्शियरी कल्प की चट्टानें कहा जाता है। इस काल में चट्टानें बनी उनको हम टर्शियरी काल की चट्टानें कहते हैं। इन चट्टानों का निर्माण इयोसीन से लेकर के प्लायोसीन काल तक हुआ। इस कल्प के दौरान यानी कि पूरा जो टर्शियरी कल्प है उसके दौरान हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण जो भारत का उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी जो प्राकृतिक सीमा पूरी है, हिमालय पर्वतीकरण का जो दौर है वह दौर इयोसीन काल से लेकर के प्लायोसीन काल तक चला। देखते हैं कि भारत में जो हिमालय बना वो एक साथ नहीं बनकर के कुछ चरणों में बना है। तो कब कब कौन से हिमालय का निर्माण हुआ? वृहद हिमालय का निर्माण जो ग्रेट हिमालय है, भारत में 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। वृहद हिमालय का निर्माण हुआ ओलिगोसीन काल में। वृहद हिमालय का निर्माण हुआ ओलिगोसीन काल में। सीधा सवाल पूछ सकता है आपसे कि वृहद हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ? तो सीधा आंसर है ओलिगोसीन काल में। लघु एवं मध्यम हिमालय का जो निर्माण हुआ यानी कि जो बीच वाला हिमालय है उसका निर्माण हुआ मायोसीन काल में। मायोसीन काल में लघु हिमालय का निर्माण कब हुआ? मायोसीन काल में। शिवालिक हिमालय जो सबसे नवीनतम भाग है हिमालय का, इसका निर्माण हुआ प्लायोसीन काल में। प्लायोसीन काल में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। ओलिगोसीन काल में हुआ वृहद हिमालय का निर्माण, मायोसीन काल में हुआ लघु हिमालय या मध्य हिमालय का निर्माण और प्लायोसीन काल में हुआ शिवालिक हिमालय का निर्माण। असम, गुजरात और राजस्थान में जो खनिज तेल मिलता है, असम में, गुजरात में और राजस्थान में जो खनिज तेल मिलता है, भारत में खनिज तेलों का सबसे अधिक जो भंडार है वो इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये जो भंडार पाया जाता है वह इयोसीन और ओलिगोसीन काल की चट्टानों से प्राप्त होता है। यानी कि 2 चीजें, एक तो हिमालय का निर्माण हो रहा है इसी काल में ओलिगोसीन
मायोसीन और प्लायोसीन काल में। ओलिगोसीन में वृहद हिमालय का ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ, मायोसीन काल में लघु हिमालय का निर्माण हुआ और प्लायोसीन काल में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त जो इयोसीन काल की चट्टानें हैं और ओलिगोसीन काल की चट्टानें हैं, जो मुख्य रूप से असम, गुजरात और राजस्थान में पाई जाती हैं, वहां पर खनिज तेल प्राप्त होता है। सबसे अंतिम है क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें, जो सबसे नवीनतम है। क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें, ये चट्टानें गंगा और सिंधु नदी के मैदान में पाई जाती हैं। भारत का जो मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश है, जो गंगा नदी और सिंधु नदी की सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है, वहां चट्टानें पाई जाती हैं, वो क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। क्वाटरनरी युग को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक प्लीस्टोसीन काल और दूसरा होलोसीन काल। वर्तमान में होलोसीन काल चल रहा है, इससे पहले वाला जो काल था उसको प्लीस्टोसीन काल के नाम से जानते हैं। ऊपरी तथा मध्यम प्लीस्टोसीन काल में पुरानी जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ, पुरानी जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ, जिसको हम बांगर के नाम से जानते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वाला और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला जो भाग है, यहां पर पुरानी जलोढ़ पाई जाती है, जिसको हम बांगर के नाम से जानते हैं। ऐसा क्षेत्र जहां वर्तमान में नदियों का बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता, उसको बांगर क्षेत्र कहते हैं। यानी कि नदियां अपने साथ जो मलबा लेके आती थी, वो मलबा जो है इस क्षेत्र में जमाती गई और वो क्षेत्र ऊपर उठता गया। इसके बाद में नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया, परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में वर्तमान में नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, तो उसको हम बांगर कहते हैं। अब नवीनतम जो क्षेत्र है उसको हम खादर कहते हैं, जहां पर बाढ़ का पानी पहुंच जा रहा है। तो मध्य और ऊपरी जो प्लीस्टोसीन काल था, शुरुआती जो प्लीस्टोसीन काल था, उसमें पुरानी जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ। प्लीस्टोसीन के अंतिम समय से लेकर के होलोसीन काल तक जिस नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ, उसको हम खादर कहते हैं, जो वर्तमान में भी निर्माण की प्रक्रिया में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है, वहां पर खादर भूमि पाई जाती है। इसके अलावा पंजाब वाले क्षेत्र में भी कहीं कहीं पर नदियों के किनारे किनारे जो है खादर भूमि वाला क्षेत्र पाया जाता है। तो इसका निर्माण कब हुआ? प्लीस्टोसीन काल के अंतिम युग में, अंतिम समय में, और होलोसीन काल के शुरुआत में खादर का निर्माण हुआ। कश्मीर घाटी का निर्माण जो है प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। कश्मीर घाटी के आरंभ में एक झील थी, लेकिन लगातार मलबे के निक्षापत से एक घाटी के रूप में बदल गई, जिसको हम करेवा कहते हैं। करेवा कहते हैं। करेवा किसे कहते हैं? झील क्षेत्र में लगातार नदियां अपना मलबे को जमा करती जाती हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो क्षेत्र बनता है, जो उपजाऊ क्षेत्र बनता है, उसको हमें करेवा कहते हैं। प्लीस्टोसीन काल के निक्षेपण थार के मरुस्थल में भी पाए जाते हैं। प्लीस्टोसीन काल के जो निक्षेपण हैं वो थार के मरुस्थल, राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है थार का मरुस्थल, उसमें भी प्लीस्टोसीन काल की चट्टानें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कच्छ का जो रण है, कच्छ का जो रण है पूर्वी समुद्र का ही भाग था, प्लीस्टोसीन काल व होलोसीन काल के दौरान यह अवसादी निक्षेपों से भर गया है। यानी कि जो समुद्र था, जो अरब सागरीय क्षेत्र था, उसका विस्तार जो है वो कच्छ तक था, कच्छ और थार के मरुस्थलीय क्षेत्र तक था। लेकिन बाद में जब अवसादी का निक्षेपण हुआ इस क्षेत्र में, तो ये मरुस्थल में तब्दील हो गया, कच्छ के रण में तब्दील हो गया है। थैंक यू आप सबको।